आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महीनों की शांति के बाद कोरोना वायरस एक बार फिर भारत के शहरों में धीरे धीरे वापसी कर रहा है। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में कोविड-19 के मामलों में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। इन सभी राज्यों में अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। भारत में 2 नए कोविड-19 वेरिएंट NB181 और LF7 का पता चला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के कम से कम 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना के नए पेशेंट सामने आए हैं। ICU बेड, ऑक्सीजन सप्लाई और अन्य जरूरी उपकरणों के साथ अस्पतालों को अपनी ओर से पूरी तैयारी रखने का निर्देश है। बात करें एक्टिव मामलों की तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध मौजूदा आंकड़ों के अनुसार भारत में 26 मई 2025 को सुबह 8 बजे तक 1009 एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह के अनुसार गुरुवार तक शहर में कोविड के 23 मामले दर्ज किए गए हैं। अधिकतर मामले हल्के हैं और मरीजों को कोई गंभीर समस्या सामने नहीं आई है। हालांकि ठाणे और बेंगलुरु में कोरोना संक्रमित 2 मरीजों की मौत भी हुई है। कर्नाटक के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि जिस कोरोना संक्रमित 84 वर्षीय व्यक्ति की बेंगलुरु में मौत हुई, उसे पहले से कई गंभीर बीमारियां थी। वहीं ठाणे नगर निगम ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज कालवा अस्पताल में इलाज करा रहे 21 वर्षीय कोविड-19 पेशेंट की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण में अचानक बढ़ोतरी को लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञ सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, घबराने की नहीं। उनका कहना है कि पिछले संक्रमणों और टीकाकरण से मिली मजबूत हाइब्रिड इम्यूनिटी के साथ भारत स्थिर स्थिति में है। साथ ही उन्होंने सरकार को नए कोविड वेरिएंट पर कड़ी नजर रखने की सलाह दी है। वहीं भारत में कोरोना के बढ़ते मामलों का संज्ञान सरकार ने लिया है। बीते दिनों डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की अध्यक्षता में नेशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल, इमरजेंसी मेडिकल रिलीफ डिवीजन, डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च और केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के प्रमुखों की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने पिछले कुछ हफ्तों में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बाद सतर्कता बढ़ा दी है। सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश स्थित बस्ती में राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी ने बिहार की 29 सीटों पर अपनी पूरी तैयारी कर ली है। बीजेपी उन्हें जितनी सीटें चुनाव में लड़ने के लिए देगी, वो उन सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारेंगे। मंत्री ने दावा किया कि बिहार के चुनाव में हमारी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में आ रही है। इसके लिए खुद धरातल पर रणनीति बनाकर तैयारी पूरी कर ली है। राजभर ने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर उनकी बात गृह मंत्री अमित शाह से हो चुकी है और सीटों पर निर्णय जल्द ही हो जाएगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता भी फौज की तरह होता है, जिन्हें निर्देश मिलते ही चुनाव में जुट जाना चाहिए। तेज प्रताप यादव को लेकर जेडीयू ने एक बार फिर आरजेडी पर हमला बोला है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेज प्रताप यादव की सदस्यता रद्द करने की मांग उठाई है। आज सोमवार को बयान देते हुए नीरज कुमार ने कहा कि तेज प्रताप यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं और अनुशासनहीनता उन्होंने पहली बार नहीं की है। नीरज कुमार ने आगे कहा कि दारोगा प्रसाद राय, जो इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनका सम्मान है, उनकी पोती ऐश्वर्या राय, जो मिरांडा हाउस में पढ़ी, उसके साथ जब जुल्म हो रहा था तो इनकी यानी लालू यादव की ट्वीट खामोश थी। आज आई वॉश कर रहे हैं। लालू प्रसाद के बड़े बेटे को आड़े हाथों लेते हुए जेडीयू नेता ने कहा कि तेज प्रताप यादव ने गुनाह किया है। लालू यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। विधानमंडल के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो तेजस्वी यादव विधानसभा को लिखें कि इनकी यानी तेज प्रताप यादव की सदस्यता को निरस्त किया जाए, नहीं तो माना जाएगा कि आप पूरे तौर पर इस मामले में चूहा बिल्ली का खेल खेल रहे हैं। सीधा सदस्यता समाप्त करने के लिए आवेदन नहीं दिया गया तो माना जाएगा कि ये केवल आई वॉश है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद से फोन पर बात की है। उन्होंने बताया कि इस दौरान दोनों के बीच भारत और कनाडा संबंधों की संभावनाओं पर चर्चा हुई। एस जयशंकर ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद के साथ हुई टेलीकॉन्फ्रेंस की सराहना करता हूं। भारत और कनाडा के संबंधों की संभावनाओं पर चर्चा हुई। उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं देता हूं। वहीं अनीता आनंद ने एस जयशंकर के साथ हुई चर्चा को उत्पादक बताया। अनीता आनंद ने एक्स पर लिखा कि कनाडा भारत संबंधों को मजबूत करने, हमारे आर्थिक सहयोग को गहरा करने और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने पर आज की चर्चा के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को धन्यवाद। आशा करती हूं कि हम साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे।
बता दें कि भारतीय मूल की अनीता आनंद ने इसी महीने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की नई कैबिनेट में विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला है। कार्नी की चुनावी जीत को भारत और कनाडा के बीच संबंधों को सुधारने के मौके के तौर पर देखा जा रहा है। चिकित्सक और नागरिक सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक गजा में रविवार रात को इसराइल के 2 अलग-अलग हवाई हमलों में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई है। दावा है कि यह हमला गजा के फहमी अल जरगावी स्कूल को निशाना बनाकर किया गया। बताया जा रहा है कि इस स्कूल में सैकड़ों विस्थापित लोग रह रहे थे। गजा में हमास की ओर से संचालित नागरिक सुरक्षा एजेंसी के प्रवक्ता ने कहा कि स्कूल से 20 शव बरामद किए गए हैं, जिनमें बच्चों के शव भी शामिल हैं। प्रवक्ता के मुताबिक कई लोग पूरी तरह झुलस गए हैं क्योंकि रहने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे 2 कमरों में आग लग गई थी। हमास की ओर से चलाए जा रहे स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्कूल पर हमले से कुछ समय पहले मध्य गजा में एक घर पर इसराइली हवाई हमला हुआ, जिसमें 4 लोग मारे गए। भारत की विदेश और रक्षा नीति लंबे समय से पाकिस्तान केंद्रित रही है, लेकिन अमेरिकी रक्षा इंटेलिजेंस एजेंसी की ताज़ा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब भारत चीन को अपना मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानता है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को अब केवल एक एंसीलरी खतरा समझा जा रहा है। DIA की रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की रक्षा प्राथमिकताएं अब वैश्विक नेतृत्व, चीन का मुकाबला और भारत की सैन्य ताकत को बढ़ाने पर केंद्रित है। यह रणनीति केवल युद्ध की तैयारी नहीं बल्कि क्षेत्रीय और वैश्विक शक्ति संतुलन को आकार देने की दिशा में है। रिपोर्ट में मई 2025 के भारत और पाकिस्तान सैन्य टकराव और पहलगाम हमले जैसी घटनाओं का हवाला देते हुए दावा किया गया है कि पाकिस्तान की भूमिका क्षेत्रीय अस्थिरता में बनी हुई है, लेकिन भारत की असली रणनीतिक तैयारी चीन को लेकर हो रही है। यह स्थिति भारत की रक्षा नीतियों के रुख में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है। चीन के साथ भारत का सीमा विवाद वर्षों से चला आ रहा है, विशेषकर लद्दाख क्षेत्र में। भले ही अक्टूबर 2024 में डिसएंगेजमेंट पर समझौता हुआ हो, लेकिन विवाद समाप्त नहीं हुआ है। यह सिर्फ एक रणनीतिक विराम है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा कि अगर भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है तो मनरेगा क्यों बंद है, तेंदुपत्ता क्यों नहीं खरीदा जा रहा है, रेलवे में भर्तियां क्यों नहीं हो रही, निजीकरण क्यों हो रहा है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आम लोगों को कोई लाभ नहीं मिल रहा। जापान बहुत छोटा देश है, आपकी तुलना चीन से की जानी चाहिए। सवाल ये है कि चीन आपसे कितने गुना बड़ा है, यहाँ लोगों की आर्थिक स्थिति क्या है। अगर हम चीन और भारत की प्रति व्यक्ति आय देखें तो दोनों में कितना अंतर है। दरअसल आपको बता दें कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी PVR सुब्रमण्यम ने कहा था कि भारत अब दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़ों का हवाला देते हुए ये बयान दिया था। उन्होंने कहा कि आज भारत जापान से बड़ा है, केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही उससे बड़े हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में शामिल बहरीन पहुंचे AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान एक हमलावर है, पीड़ित नहीं। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में हमने भारत का पक्ष रखा। हमने उन्हें बताया कि कई सालों से पाकिस्तान द्वारा सहायता प्राप्त और प्रशिक्षित आतंकवादी भारत में आतंकी हमले कर रहे हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। हमने उन्हें सारा डेटा दिया, चाहे वह मुंबई धमाका हो, ट्रेन धमाका हो, जम्मू कश्मीर विधानसभा के सामने आत्मघाती हमला हो, पुलवामा हो, पठानकोट हमला हो। हमने दिसंबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से कहा कि आप TRF पर प्रतिबंध लगाएं, यह भारत में कुछ गलत कर सकता है। ओवैसी ने कहा कि हमने 15 अप्रैल को आसिम मुनीर के भाषण के बारे में भी बात की। उन्होंने कश्मीर के बारे में क्या कहा। पाकिस्तान की संलिप्तता इस बात से भी साबित होती है कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद TRF संगठन ने 2 बार इसे स्वीकार किया। भारत सरकार हमारे साइबर विशेषज्ञों ने पाया कि उन्होंने इसे पाकिस्तानी सैन्य छावनी के पास से इंटरनेट पर अपलोड किया था। गुयाना के उपराष्ट्रपति भरत जगदेव और प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के लिए अपने देश के अटूट समर्थन को दोहराया है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने उनसे मुलाकात की और इस मुद्दे पर भारत की स्थिति से उन्हें अवगत करवाया। भारतीय प्रतिनिधि मंडल रविवार सुबह यहां पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल ने गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉक्टर भरत जगदेव से मुलाकात की और पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर और सिंधु जल संधि पर भारत की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया, जिसमें भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की दृढ़ नीति को रेखांकित किया गया। यह जानकारी जॉर्ज टाउन में भारतीय उच्चायोग ने X पर
एक पोस्ट के जरिए दी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.